आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे नेताओं के बारे में जिन्होंने देश को बदला लेकिन इतिहास ने उन्हें भुला दिया। नंबर 10, रविशंकर शुक्ल। भाई एक सवाल, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या था? रुके मत, सोचिए, नहीं बताना। और यही वजह है कि ये नंबर 10 पर है, रविशंकर शुक्ल। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, मध्य प्रदेश एक बिखरी हुई पहेली था। कई टुकड़े, कई रियासतें, कोई एक नाम नहीं। शुक्ल जी ने इसे जोड़ा। अब सुनिए असली बात। भिलाई इस्पात संयंत्र, जिसे आज भी भारत की इस्पात राजधानी कहा जाता है, वो मध्य प्रदेश में आया तो क्यों आया? क्योंकि शुक्ल जी दिल्ली में जाकर नेहरू जी से इस तरह लड़े, इस तरह मांगा, इस तरह समझाया कि दिल्ली को झुकना पड़ा। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, नई सीमाएं बनी। तब शुक्ल जी ने यह सुनिश्चित किया कि मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य बने, और वो सबसे बड़ा राज्य बना। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपको हंसी भी आएगी और दुख भी। पुनर्गठन के बाद ही नवंबर 1956 में शुक्ल जी का निधन हो गया। जिस राज्य को उन्होंने आकार दिया, उसे देखने के लिए वो जिंदा नहीं रहे। बाग लगाया, फूल खिले, पर माली उठ गया, और उनकी जगह इतिहास में बस 2-4 पंक्तियाँ। चलिए नंबर 9 की तरफ, और वहाँ एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने जानबूझकर अपनी खुद की हार करवाई। हाँ, खुद। सुनकर यकीन नहीं होगा। नंबर 9, प्रफुल्ल चंद्र सेन। भाई राजनीति में एक ही धर्म होता है, कुर्सी। चाहे कुछ भी हो जाए, कुर्सी नहीं छोड़नी। लेकिन प्रफुल्ल चंद्र सेन एक अलग ही मिट्टी के बने थे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 1962 से 1967 तक। अब सुनिए वो बात जो किसी को भी नहीं पता। वो मुख्यमंत्री थे, पूरे राज्य का बजट उनके हाथ में था। चाहते तो अपने इलाके को सोने में मढ़ देते, लेकिन उन्होंने एक फैसला किया। उन्होंने तय किया कि वो अपनी खुद की विधानसभा में, जहाँ से वो चुने गए थे, कोई विशेष काम नहीं करवाएंगे। कोई सड़क नहीं, कोई नहर नहीं, कोई बड़ी योजना नहीं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई कहे मुख्यमंत्री ने अपने इलाके को फ़ायदा पहुंचाया। नतीजा, उनके अपने मतदाताओं ने उन्हें 1967 में हरा दिया, और सेन जी ने एक शब्द नहीं बोला। कोई शिकायत नहीं, कोई रोना धोना नहीं। आज के नेताओं की तरफ देखिए और इनकी तरफ देखिए, लगता है जैसे ये किसी दूसरी दुनिया के इंसान थे। सोचिए जरा, एक नेता जो खुद हारना पसंद करे, बेईमानी से जीतने के नाम मिटा लिया पर दाग नहीं लगने दिया। अब एक सवाल, क्या आपको पता है कि एक नेता ने बिना एक गोली चलाए 26 रियासतों को भारत में मिला दिया, और वो इतिहासकार भी था। नंबर 8 पर चलते हैं। नंबर 8, हरे कृष्ण मेहताब। सरदार पटेल का नाम सुनते ही क्या दिमाग में आता है? रियासतों का एकीकरण, है ना? लेकिन सरदार पटेल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो काम किया, उस आदमी का नाम इतिहास की किताबों में सिकुड़कर एक लाइन में रह गया, हरे कृष्ण मेहताब। ओडिशा के पहले मुख्यमंत्री। 1947 में ओडिशा में 26 छोटी बड़ी रियासतें थीं। हर राजा के अपने तेवर थे, कोई मानने को तैयार नहीं था। मेहताब जी ने एक एक राजा से मुलाकात की, कभी समझाया, कभी गले लगाया, कभी दबाव बनाया, और 26 की 26 रियासतें बिना किसी खून खराबे के भारत में मिल गईं। अब वो बात जो किसी किताब में नहीं है। मेहताब जी सिर्फ नेता नहीं थे, वो ओडिया भाषा के इतने बड़े लेखक थे कि उन्हें ओडिशा का इतिहासकार कहते थे। राजनीति कहते कहते उन्होंने ओडिशा का इतिहास लिखा। उन्होंने ओडिया साहित्य को वो गौरव दिलाया जो आज भी जीवित है। एक आदमी नेता भी, लेखक भी, इतिहासकार भी। जो लिखते हैं वो इतिहास बनाते हैं, जो नहीं लिखते उन्हें इतिहास भूल जाता है, और मेहताब जी को इतिहास ने भुला दिया। चलिए अब नंबर 7 पर, और यहाँ एक ऐसा सवाल है जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं। क्या आप जानते हैं कि 1960 के दशक में भारत ने अपना पेट भरने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, और एक शख्स ने वो बदला। उसका नाम था नंबर 7, सी सुब्रमण्यम। 1965 का साल, भारत में अकाल जैसे हालात थे। अमेरिका से गेहूं आता था जहाज भर भर कर, और उस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन भारत को जैसे अपनी मुट्ठी में समझते थे। जब चाहा गेहूं भेजा, जब चाहा रोक दिया। एक देश जो खाने के लिए दूसरों का मुँह ताके, यह इज्जत की बात नहीं थी, यह जिल्लत थी। और तब एक आदमी आया, सी सुब्रमण्यम, लाल बहादुर शास्त्री के कृषि मंत्री। उन्होंने एक बड़ा दांव खेला, मैक्सिको से उन्नत किस्म के गेहूं के बीज मंगाए, वैज्ञानिक नॉर्मन बोयलोग के साथ मिलकर काम किया, पंजाब हरियाणा के किसानों को नई तकनीक सिखाई, सरकारी तंत्र के बावजूद और कभी कभी तंत्र से लड़कर इस पूरे बदलाव को जमीन पर उतारा, और 1968 आते आते सिर्फ 3 साल में भारत के गोदाम अनाज से भर गए। इसे हरित क्रांति कहते हैं। अब सुनिए वो बात जो आपका खून खौला देगी। नॉर्मन बोयलोग को नोबेल पुरस्कार मिला।
और सुब्रमण्यम जी को भारत के लोगों ने नाम तक भुला दिया। जिस थाली में हम खाते हैं उसी के नीचे उनका नाम दबा पड़ा है। अन्नदाता की पहचान खेत को पता है, पेट को पता है, बस इतिहास को नहीं पता। नंबर 6 पर चलते हैं और वहाँ एक ऐसा नेता है जिसे इंडोनेशिया ने अपना राष्ट्रीय नायक बनाया, पर भारत में उसे कोई नहीं जानता। नंबर 6 बीजू पटनायक, एक पायलट, एक नेता, एक ऐसा इंसान जिसने 2 देशों की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। बीजू पटनायक 1947 का साल, इंडोनेशिया डचों से आज़ादी मांग रहा था। डच फौज ने इंडोनेशियाई नेताओं को घेर लिया था। हालात बहुत नाजुक थे। तब बीजू पटनायक अपना जहाज खुद उड़ाकर वहां गए। डच फौज की नाक के नीचे से इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री सुल्तान शाहरीर और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हट्टा को सुरक्षित निकाल लाए। इस काम के लिए इंडोनेशिया की सरकार ने उन्हें अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। अब चौंकाने वाली बात, बीजू पटनायक द्वितीय विश्व युद्ध में भी पायलट रहे थे और उस दौरान उनका संपर्क नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जासूसी नेटवर्क से भी था। यानी एक आदमी जो विश्व युद्ध में लड़ा, भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी शामिल रहा, इंडोनेशिया को आज़ादी दिलाने में भी मदद की और फिर ओडिशा का मुख्यमंत्री बनकर राज्य का विकास किया। यह आदमी किसी फिल्म का किरदार लगता है। जो दूसरों के काम आए वो ही असली इंसान होता है और बीजू पटनायक असली इंसान थे। अब नंबर 5, और यहाँ एक ऐसा सवाल है जो आज 2026 में पूरे देश में गूंज रहा है। जातीय जनगणना, क्या आपको पता है यह विचार पहली बार किसने दिया था? 1953 में। नंबर 5 राम मनोहर लोहिया। भाई कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जो इतना आगे देख लेते हैं कि उनके ज़माने के लोग उन्हें पागल समझते हैं। राम मनोहर लोहिया ऐसे ही थे। 1953 में संसद में खड़े हुए कहा, इस देश में पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरियों में हिस्सा मिलना चाहिए। 1963 में कहा, जातीय जनगणना होनी चाहिए। आज 2026 में यह मांग पूरे देश की राजनीति को हिला रही है। लेकिन जिस आदमी ने यह बात 70 साल पहले कही उसका नाम याद है किसी को? और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कहा था अंग्रेजी और जाति यही 2 जंजीरें हैं जो भारत को पीछे रखती हैं। अब सुनिए वो बात जो बहुत कम लोगों को पता है। लोहिया जी को अंग्रेजों ने आज़ादी की लड़ाई में गिरफ्तार किया था। जेल में उन पर बेहद कठोर यातनाएं हुई, लेकिन वो नहीं टूटे। जेल में भी लिखते रहे, सोचते रहे और वो सोच आज भी देश की राजनीति को दिशा दे रही है। बिना उनका नाम लिए सिर्फ 57 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए। दीपक जल्दी बुझ गया पर रोशनी आज भी बाकी है। नंबर 5 पर एक ऐसा नाम है जिसकी जेल में रहस्यमय मौत हुई और आज तक कोई जांच नहीं हुई। नंबर 4 श्यामा प्रसाद मुखर्जी। एक सवाल, अगर आपको अपने ही देश के एक राज्य में जाने के लिए परमिट लेनी पड़े तो आप क्या करेंगे? परमिट लेंगे या बिना परमिट घुस जाएंगे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा, परमिट नहीं लेंगे। 1953 में जम्मू कश्मीर में प्रवेश के लिए परमिट जरूरी था, अपने ही देश के एक राज्य में जाने के लिए। मुखर्जी जी ने संसद में कहा था, एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। बिना परमिट के कश्मीर में घुसे, गिरफ्तार हुए वह 23 जून 1953 को जेल में उनकी मृत्यु हो गई। अब वो बात जो इतिहास की किताबें छुपाती हैं। उनकी माताजी योगमाया देवी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। एक मां ने अपने बेटे की मौत की जांच मांगी, जांच कभी नहीं हुई। एक मां का वो पत्र आज भी बिना जवाब के है। वो जनसंघ के संस्थापक थे जो आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बनी, पर इस कहानी को जितना बताया जाना चाहिए उतना नहीं बताया गया। शहीद हो गए पर शहादत की लौ धुंधली कर दी गई। अब नंबर 3, और यहाँ एक ऐसा नेता है जिसने प्रधानमंत्री की कुर्सी 2 बार ठुकराई, हाँ 2 बार, अपनी मर्जी से। नंबर 3 के कामराज। भाई आज की राजनीति में कौन नेता है जो प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले और मना कर दे? कोई नहीं, लेकिन के कामराज ने यही किया, वो भी 2 बार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। 1964 में नेहरू जी के निधन के बाद देश को नया प्रधानमंत्री चाहिए था। कामराज के पास सबसे ज़्यादा समर्थन था, उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को चुना। 1966 में शास्त्री जी के निधन के बाद फिर वही मौका आया, उन्होंने इंदिरा गांधी को चुना। 2 बार 2 प्रधानमंत्री बनाए, खुद पीछे रहे। लेकिन रुकिए, इससे भी बड़ी बात है, तमिलनाडु में उन्होंने स्कूलों में मुफ्त मध्याह्न भोजन शुरू किया। उस जमाने में बच्चे इसलिए स्कूल नहीं जाते थे क्योंकि घर में खाने को नहीं था। कामराज ने कहा स्कूल में खाना मिलेगा और लाखों बच्चे स्कूल आए। आज पूरे भारत में यह योजना चलती है, उसकी जड़ कामराज के उस फैसले में है। अब वो बात जो सबसे ज़्यादा चौंकाती है, कामराज जी खुद एक खेत मजदूर के बेटे थे, कोई स्कूल नहीं गए, कोई डिग्री नहीं, और देश के सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार हुए। पढ़े लिखे होना और समझदार होना 2 अलग अलग बातें हैं। अब नंबर 2, और यह नाम सुनकर आप सोचेंगे यह आदमी भारत का सबसे बड़ा नायक होना चाहिए था, लेकिन इसे भारत रत्न मिला मरने के 49 साल बाद।
नंबर 2, गोपीनाथ बोरदोलोई। सोचिए एक पल, असम पाकिस्तान का हिस्सा। अगर 1947 में यह आदमी ना होता तो यह हो सकता था। गोपीनाथ बोरदोलोई असम के पहले मुख्यमंत्री। विभाजन की बातें चल रही थीं। कुछ बड़े नेता और माउंटबेटन चाहते थे कि असम पूर्वी पाकिस्तान में जाए। यह कोई अफवाह नहीं, यह इतिहास में दर्ज है। बोरदोलोई जी ने अकेले यह लड़ाई लड़ी, दिल्ली में लड़े, हर मंच पर लड़े। उन्होंने असम के लोगों की आवाज़ को इतनी ताकत दी कि दिल्ली को झुकना पड़ा। असम भारत में रहा, आज असम है तो उनकी वजह से है। अब सुनिए वो बात जो दिल दुखा देती है। उन्हें भारत रत्न मिला 1999 में, उनका निधन हुआ था 1950 में, यानी 49 साल बाद। एक आदमी ने देश का हिस्सा बचाया और उसे पहचानने में इस देश को आधी सदी लग गई। जब देश जागा तब तक दीपक बुझ चुका था। और अब नंबर 1, यह वो नाम है जिसके लिए यह पूरा काउंटडाउन था। यह वो इंसान है जिसने अपनी जान देकर एक पूरा राज्य बनाया, जिसके बिना आज का आंध्र प्रदेश शायद होता ही नहीं। और इसकी कहानी सुनकर आप कुछ देर के लिए चुप हो जाएंगे। पोट्टी श्रीरामुलु। 1952 का साल। लाखों तेलुगु भाषी लोगों की एक ही मांग थी, अपना अलग राज्य। नेहरू सरकार का जवाब था अभी नहीं। तब एक आदमी उठा, पोट्टी श्रीरामुलु। गांधी जी के करीबी, अहिंसा में पूरा यकीन। उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने भूख को हथियार बनाया। 19 अक्टूबर 1952 को अनशन शुरू किया। 10 दिन गुजरे, सरकार नहीं मानी। 20 दिन, सरकार नहीं मानी। 30 दिन, सरकार नहीं मानी। 40 दिन, शरीर टूट रहा था, आवाज़ें उठ रही थी, सरकार नहीं मानी। 50 दिन, 55 दिन, 98 दिन। 15 दिसंबर 1952 पोट्टी श्रीरामुलु इस दुनिया से चले गए। और उनके जाने के बाद जो हुआ वो इतिहास है। पूरे तेलुगु इलाके में आग लग गई, सड़कों पर लोग थे, रेलगाड़ियां रोकी गई, सरकारी दफ्तर जलाए गए। जनता का गुस्सा उफान पर था। नेहरू जी को झुकना पड़ा। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का जन्म हुआ। भारत का पहला भाषाई राज्य एक आदमी की जान से बना। अब वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं, श्री रामुलु जी गांधी जी के इतने करीबी थे कि उन्होंने गांधी जी के साथ भी कई बार अनशन किए थे। वो पक्के सत्याग्रही थे। उनका पूरा जीवन त्याग में गुजरा। कोई बड़ी संपत्ति नहीं, कोई ऐश नहीं, बस एक काम, अपने लोगों के लिए जीना और उनके लिए मर जाना। 58 दिन भूखे रहे, शरीर ने जवाब दे दिया पर इरादा नहीं टूटा। शरीर मिटा दिया पर सपना जिंदा कर गए। आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में करोड़ों लोग हैं, उनकी पहचान है, उनकी भाषा को सम्मान है। यह एक आदमी की वजह से, और वो आदमी हम भूल गए। जिसने दिया सब कुछ उसे याद न रखा। यही इस देश का दस्तूर।